नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो आपकी एसएससी सीजीएल मेंस यानी टायर 2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं 2 से 7 मार्च के मध्य। अभी आपके 2 और 3 मार्च का एग्ज़ाम हो चुका है। नेक्स्ट 4, 6 और 7 मार्च को एग्ज़ाम होगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सवाल जो पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांस रहते हैं कि सवाल हूबहू रिपीट हो जाए। जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उन टॉपिक से नए सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि टीसीएस से बार बार इसी टाइप से यही पैटर्न फॉलो करता आ रहा है। तो इसी पर आधारित जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं। काफ़ी एफर्ट लगा है इस टाइप से कंटेंट लाने में, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से टीसीएस कंपनी है वो सवाल बार बार उठाती हैं। तो आने वाले सेट में यदि आपका एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से इन टॉपिक से यदि सवाल आता है तो यहीं से सवाल पूछा जाएगा। इससे पहले कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें डिटेल में कुछ टॉपिक है उनके फैक्ट कवर किए थे। वो यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना। बाकी उसकी पीडीएफ फाइल है, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। बाकी आपका एग्जाम कब है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिनका हो गया वो भी बताइएगा क्या आपने स्कोर किया है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको जल्दी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एक बार पीडीएफ से आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4, 6 और 7 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो शुरुआत करते हैं विज्ञान की प्रमुख खोज, और वो खोज हुई कब है। अभी यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विज्ञान की प्रमुख खोज सारे इंपॉर्टेंट अपन इन्वेंशन देखेंगे, और भी विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पक्का मैं कन्फर्म के दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो टॉपिक है एसएससी पैटर्न की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की प्रमुख खोज जैसे कि डायनामाइट है, इसकी खोज कब हुई है ये ज़रूर याद रखना है। यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं कब हुई है, 1867 में हुई है। अल्फ्रेड बी नोबल ने डायनामाइट की खोज की है और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ है। अल्फ्रेड बी नोबल 1867 में खोज की है, ध्यान रखना। कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने खोज की है, कब की है, 1665 में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो न्यू कैंडिडेट हैं अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आपके पास मौका है, फ्लैश सेल का फ़ायदा उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक की जो पास रहता है उसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाते हैं, यानी 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक पास दे लो, जब चाहिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दो, अपनी तैयारी को रखो, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करो। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, उसको नोट डाउन करते हुए आप सुधार करेंगे तो ईजिली आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो टेक्स्ट बुक पर सेम एग्जाम पैटर्न, डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास मिल जाएंगे, और जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ। तो अपन वैज्ञानिक खोज की बात कर रहे थे, डायनामाइट है अल्फ्रेड बी नोबल 1867। कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने की है, कब की है, 1665 में की है। जब मैं बात करूं डीएनए की खोज की तो डीएनए की खोज है डबल हेलिक्स मॉडल में, नाम आता है वाटसन और क्रिक का। कब हुआ है ये डबल हेलिक्स मॉडल, 1953 में। डीएनए डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है उसका डबल हेलिक्स मॉडल। वैसे डीएनए की पहचान पहली बार 1860 के अंत में कर दी गई थी फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा, लेकिन जो डबल हेलिक्स मॉडल है इनका नाम है वो आता है वाटसन और क्रिक का 1953 में। अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार टीचर्स ने सवाल पूछा है, चेचक का टीका या फिर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है जो कि प्रथम वैक्सीन थी, ये चेचक के टीके का कब इन्होंने आविष्कार किया, तो ये आविष्कार किया गया है एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब, 1796 में। ये एडवर्ड जेनर ने किया है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, एडवर्ड जेनर, 1796 है, सन जरूर याद रखिएगा 1796। नेक्स्ट बात करें चंद्रमा पर प्रथम कदम है, चंद्रमा पर प्रथम कदम 20 जुलाई 1969 को। कब, 20 जुलाई 1969 है। ये डेट भी याद रखना, यहाँ से कंफ्यूज किया जा सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, और सेकंड थे एल्ड्रिन। तो ये 3 घंटे तक वहाँ पर घूमे थे, 20 जुलाई 1969, डेट याद रखिएगा। रेडियो है, रेडियो की जो आविष्कार किया है वो 1895 में किया है मार्कोनी ने। रेडियो 1895 किसने, मार्कोनी, ध्यान रखना मार्कोनी ने। नेक्स्ट बात करूँ फेराडे ने जो पहला जनरेटर बनाया वो 1831 में फेराडे ने जनरेटर। प्रथम ट्रांसफॉर्मर है ये 1885 में ZBD मॉडल पर आधारित ये करंट ट्रांसफॉर्मर, एसिड करंट ट्रांसफॉर्मर था, और इसको किसने यहाँ पर विकसित किया है ट्रांसफॉर्मर को, तो 3 हंगरी के इंजीनियर थे जिनका नाम है ओटो ब्लाथी,
मिक्सा डेरी और कारोली जेपन्स्की। नेक्स्ट यहाँ पर टीवी की बात करें, टेलीविज़न है तो यहाँ पर नाम आता है J.L. बेरिड का। J.L. बेरिड है 1923 में टीवी का इन्होंने आविष्कार किया। एसी का आविष्कार है, कैरियर का नाम आता है एसी है। अच्छा कैरियर बनाओगे तो आप एसी में रहेंगे। 1902 में भाई कैरियर बना। एटम बॉम्ब की बात करें तो रॉबर्ट ओपनहीमर 1945 में एटम बॉम्ब का आविष्कार किया। आर ओपनहीमर, एटम बॉम्ब को इन्होंने ओपन किया कब? 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है। एस्प्रिन की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी बनता है। एस्प्रिन है, इसको जो आविष्कार किया है वो हॉफमैन किया है। एस्प्रिन को किया है हॉफमैन ने 1899 में। कब? 1899 में एस्प्रिन का किया है हॉफमैन ने, ठीक है। और एयरप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन की जो राइट बंधु हैं, इन राइट बंधु का नाम पूछा गया था एक एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से राइट बंधु थे। इनका नाम है विल्बर और ओरिविल। तो विल्बर और ओरिविल जो राइट है, इन्होंने 1903 में एरोप्लेन का आविष्कार। ब्लड ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सन याद रखिएगा साथ साथ में। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर, कब? 1900 में। इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टा ने, कब? 1800 में इलेक्ट्रिक बैटरी। और जो ब्लड ग्रुप है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन, इनके भी खोज करता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये भी देख लेते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो एम्पियर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की खोज है आंड्रे मैरी एम्पियर ने की है 1810 में। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, काफ़ी बार पूछा गया हाइड्रोजन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने। हेलीकॉप्टर की जो आविष्कार किया है वो इगोर सिकोर्स्की ने किया है 1939। हेलीकॉप्टर 1939, इगोर सिकोर्स्की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसकी खोज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1887 में, याद रखना सन। प्रकाश विद्युत प्रभाव 1887 में जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव 1887। कोशिका केंद्रक है, कोशिका की रॉबर्ट होक अपन ने बात की थी 1665 में, लेकिन जो कोशिका केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1833 में। न्यूक्लियस है, केंद्रक है कोशिका का, जो कि सब कुछ मेन ऑर्गेनाइल है वो केंद्रक में। तो यहाँ पर 1833 में केंद्रक। कोशिका सिद्धांत है, तो सिद्धांत में सभी को पता होगा, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत है 1839 में, ये सन भी पता होना चाहिए आपको। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस दर गैस तो पदार्थ की अवस्था, साथ साथ प्लाज्मा और BEC है, इन दोनों का आपको और एक्स्ट्रा पता होना चाहिए क्योंकि आपको NCERT में ये 9th क्लास में ही मिल जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन 1924 में, ध्यान रखना। प्लाज्मा अवस्था है, पहली बार 1879 में सर विलियम क्रूक्स के द्वारा देखा गया। प्लाज्मा में याद रखिएगा विलियम क्रूक्स, कब? 1879 में, ये चौथी अवस्था, जिन्होंने इसे दीप्तिमान पदार्थ के रूप में वर्णित किया था। 1927 में नोबेल पुरस्कार विजेता रसायनज्ञ इरविंग लैंगमुइर के द्वारा प्लाज्मा नाम गढ़ा गया। प्लाज्मा है जो नाम कोइन किया है वो लैंगमुइर ने किया है 1927 में। बाकी जो देखा है प्लाज्मा को, विलियम क्रूक्स का नाम आता सबसे पहले, दीप्तिमान पदार्थ के रूप में इन्होंने बताया था, दीप्तिमान पदार्थ कहा था प्लाज्मा को, जो कि आप सूर्य भी देखते हो ना, एक रिंग फॉर्म में आपको देखेगा, बाहरी सतह प्लाज्मा रहती है। तो पहली बार 1879 में ये विलियम क्रूक्स के द्वारा। और यहाँ पर अगला अपन फैक्ट देखें खोज का, तो जो कोशिका के अंग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो कोलिकर ने की है। गोल्जी बॉडी की किसने की है? तो वो कैमिलो गोल्जी ने की है। राइबोसोम की किसने की है? पेलाडे ने की है। क्लोरोप्लास्ट की सिम्पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER हैं, जिसे RER भी आप बोलते हो, SER भी बोलते हो, ठीक है, एक है चिकनी, एक है खुरदरी। तो खुरदरी में क्या होता है? प्रोटीन होता है उस पर, इसलिए वो खुरदरी हो जाती है और प्रोटीन को लाने ले जाने का काम करती हैं एक तरीके से। तो रेटिकुलम ये अब कोरियर का काम करती है एक तरीके से कहेंगे तो कोर्नियर है, ठीक है, कोर्नियर है। ER है, प्रोटीन वगैरह है, वो लेके जाती है राइबोसोम में, और राइबोसोम फिर पैकिंग का काम करता है, जिसे प्रोटीन का संश्लेषण आप कहेंगे राइबोसोम में। और ये गोल्जी बॉडी है, ये यातायात प्रबंधक है, ये आगे प्रोटीन को लेके जाता है, लाने ले जाने का काम करता है। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली है, डी डुएन इसकी खोज की है। बात करें डीजल इंजन की, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल का नाम आता है 1895 में। इलेक्ट्रोस्कोप है विलियम गिलबर्ट 1600 ईस्वी में।
और ग्रामफोन की थॉमस एडिसन सभी को पता होना चाहिए, ग्रामफोन थॉमस एडिसन 1878। इंसुलिन बेंटिंग फ्रेडरिक बेंटिंग कब? 1923 में इंसुलिन की खोज। जेट इंजन की खोज हंस वॉन ओहियन ने की है 1936 में, जेट इंजन। लेजर की खोज किसने की है? थियोडोर मेमन ने की है 1960 में। नेक्स्ट बात करूँ, लाइट बल्ब इंपॉर्टेंट है, कब की है ये ध्यान रखना है। लाइट बल्ब है, विद्युत बल्ब है, थॉमस एडिसन ने की है, काफ़ी बार फेल होने के बावजूद 1854 में। माइक्रोफोन की बात करें, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, माइक्रोफोन है जो आपका छोटा सा एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में। ऑक्सीजन याद रखना है, प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली ने की है ऑक्सीजन की, कब? 1774। मैंने बताया आपको हाइड्रोजन कैवेंडिश था, ऑक्सीजन है प्रिस्टली 1774। ओजोन की किसने की है? ओजोन की है दोस्तों यहाँ पर क्रिश्चियन स्कॉनबेन ने 1839 में की है ओजोन की। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो वो की है जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 में। पोलियो वैक्सीन है, साक का नाम आता है पोलियो वैक्सीन में। डॉपलर इफेक्ट है, ये कब की है? 1842 में डॉपलर प्रभाव है, जोहान डॉपलर ने की है, इन्हीं के नाम पर है, लेकिन की कब है ये आपको याद रखना है, 1842। रेडियो वेव का याद रखना है, हेनरिक हर्ट्ज है, रेडियो वेव है 1880 में, ठीक है, रेडियो वेव 1880, डॉपलर प्रभाव 1842। पीरियोडिक टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं, चाहे डोबेरिंजर है, न्यूलैंड का है, आधुनिक है, मेंडलीव की है, सभी की खोज हुई कब है वो याद रखना है आपको। तो पीरियोडिक टेबल जो दिमित्री मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये काफ़ी जब आधुनिक आवर्त सारणी से पहले यही थी प्रचलित, मेंडलीव की आवर्त सारणी। 1869 सन याद रखिएगा, मेंडलीव 1869 है। सबसे पहले डोबेरिंजन ने त्रिक दिया था, वो 1817 में दिया था, त्रिक ट्राइड्स दिया था, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इसी प्रकार बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी है, 1913 में गढ़ी गई है। न्यूलैंड का ऑक्टेव है 1864 में। तो ये चारों ही एक नज़र में देख लीजिएगा दोस्तों, डोबेरिंजर का त्रिक 1817, न्यूलैंड का अष्टक 1864, आधुनिक आवर्त सारणी 1913, पीरियोडिक टेबल जो दिमित्री मेंडलीव ने दी है 1869 में। पेनिसिलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज की, कब की? 1928 में, पेनिसिलिन 1928 में किसने? फ्लेमिंग ने। पेस मेकर है, हृदय जो पेस मेकर रहता है वो इलेमक्विस्ट ने की है 1952 में इसकी खोज। रेफ्रिजरेटर है, कूल करता है तो कुलेन ने की है 1748 में। रेडियम मैरी और पीरे क्यूरी ने की है 1898 में। रेडियम का याद रखना इनका सन 1898। वर्ल्ड वाइड वेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर वालों के लिए, WWW है, टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट किलाउ ने की है। एक्सरे WC रोंटजन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कब की है? एक्सरे की जो खोज हुई है वो 1895 में हुई है, एक्सरे दोस्तों कब? 1895। जेरोक्स मशीन है, चेस्टर कार्लसन ने की है 1928 में। और जो रिएक्टर स्केल रहती है जहाँ पर भूकंप का तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल में, तो ये चार्ल्स रिएक्टर ने इसका आविष्कार किया 1935 में, रिएक्टर स्केल 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने। और जो स्टेथोस्कोप है वो किसने आविष्कार किया है? तो लियनैक ने किया है 1816 में। थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का गैलीलियो ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, थर्मोमीटर गैलीलियो 1593। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, चार्ल्स डार्विन ने 1858। ट्रांजिस्टर की है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। टेलीफोन की ग्राम बेल ने की है, टेलीफोन की कब की है? 1874 ने की है। फोटोन नाम है, ये किसने दिया है? गिलबर्ट लेविस ने दिया है 1926 में। बाकी फोटोन के केस में जो प्रस्तावित पूरी थ्योरी वो अल्बर्ट आइंस्टीन की है। नेक्स्ट बात करें धातुओं की सक्रियता श्रेणी, बल और तरंग, इनका क्रम वाइज पूछा जाता है। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, सबसे अधिक सक्रिय एक्टिव जो मेटल्स है वो पोटेशियम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये। पोटेशियम के बाद सोडियम है, ये बहुत तेज़ क्रिया कर देती है, और उसके बाद कैल्शियम है। तो ये सभी क्रम वाइज पता होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे सबसे अधिक एक्टिव कौन सी, इनका सही क्रम कौन सा है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसका आपको एक ट्रिक से याद रखना होगा, जैसे पोसो के में आयरन, आ ले हा को मसीगो, ये एक ट्रिक रहेगी जो पहला नाम है इसका। अरेंज फोर्स इन स्ट्रेंथ फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जितना बल है सबसे अधिक तेज बल कौन सा है और सबसे दुर्बल बल कौन सा है, प्रबल कौन सा है, यहाँ से सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे अब स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे स्ट्रांग फोर्स कह देते हैं, वो गलत है, ग्रेविटेशनल सबसे वीक है भाई।
और स्ट्रॉन्ग है, नाम से स्पष्ट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो स्ट्रॉन्गर है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डायरेक्ट बात वीक नहीं आता, उसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाता है। और वीक है, अब सबसे वीक ग्रेविटेशन है, उससे वीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। जितने भी ये पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इनको ऑर्डर वाइज सबसे अधिक से सबसे कम फ्रीक्वेंसी के केस में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आवर्ती का बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम जो आवर्ती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव की है, और सबसे अधिक आवर्ती है वो गामा रेज की है। तो इसका सही क्रम आप देख पा रहे हो, सबसे कम से सबसे अधिक की ओर है फ्रीक्वेंसी, या उल्टा बोलूँ, जो रेडियो वेव है वो सबसे अधिक होती हैं, जो रेडियो वेव बोल रहा हूँ मैं, वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक है, वो रेडियो वेव की है। रेडियो वेव की तरंगदैर्ध्य अधिक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है रेडियो वेव की, वो सबसे कम है। तो तरंगदैर्ध्य यहाँ पर अधिक से कम के क्रम में देख पा रहे हो, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कम से अधिक के क्रम में है। ये पूरा ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है, आप देख रहे हो ग्रेटर देन का आगे बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का सही ऑर्डर है। तो आप देख पा रहे हो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है गामा रे की, उसके बाद एक्सरे की, फिर यूवी की है, अल्ट्रावायलेट की, फिर अपन जो दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट है, उसके बाद इंफ्रारेड आईआर, माइक्रोवेव, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव। या फिर आपको पूछ लें सबसे अधिक आवर्ती किसकी है, तो आप कहेंगे रेडियो वेव की। सबसे कम आवर्ती किसकी है, तो रेडियो वेव की है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी है, गामा रेज की है, सबसे कम वेवलेंथ है। सर्वाधिक आवर्ती किसकी है, वो भी आपकी गामा रे की है। तो ये सही क्रम है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज कर लो। अब नेक्स्ट अपन देख पा रहे हैं क्रिकेट की रैंकिंग। क्रिकेट की रैंकिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्रिकेट की रैंकिंग में विस्तृत जानते हैं बीसीसीआई की, आईसीसी की वर्तमान क्या रैंकिंग है, उसके अवार्ड वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर रहे हैं। टीम वाइज रैंकिंग की बात करूं, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में अभी वर्तमान में इंडिया टॉप पर है, टी20 में भी इंडिया टॉप पर है, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया सेकंड पर है, बाकी इंडिया यहाँ पर टॉप पर है टीम वाइज रैंकिंग में। प्लेयर रैंकिंग की बात करें, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। प्लेयर रैंकिंग में टी20 इंटरनेशनल में प्रथम स्थान पर है सूर्य कुमार यादव, उसके बाद है मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान की। टी20 इंटरनेशनल में बॉलिंग में है वनेडू हसरंगा। टी20 ऑलराउंडर में साकिब अल हसन है, ये टी20 फॉर्मेट में टॉप 3 बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर। ओडीआई में बैटिंग में बाबर आजम टॉप है, ओडीआई बॉलिंग में मोहम्मद सिराज इंडियन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओडीआई बॉलिंग में मोहम्मद सिराज। टेस्ट रैंकिंग बात करेंगे तो मार्नस लवजगने, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, टेस्ट में बैटिंग में सर्वश्रेष्ठ हैं। टेस्ट में बॉलिंग में अभी वर्तमान में आर अश्विन चल रहे हैं, टेस्ट ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा चल रहे हैं। अब आईसीसी अवार्ड 2022 करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है, जब क्रिकेट से सवाल आ रहे हैं तो यहाँ से आने की संभावना बनती है। आईसीसी अवार्ड 2022 है, जिसमें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड या फिर बोले सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ये सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी दी जाती है, जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दी जाती है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर रचल ह्योय फ्लिन ट्रॉफी नेट स्क्यूअर को दी गई है, जो इंग्लैंड से है। यानी ये है वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बाबर आजम, और वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है नेट स्क्यूअर, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। और अब ये पूरे क्रिकेट के ऑफ द ईयर है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, वुमन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्क्यूअर, मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, टी20 में है सूर्य कुमार यादव। वुमन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, वो है थिला मैकग्रंथ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है मार्को जॉनसन, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी। वुमन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है रेणुका सिंह, इंडिया से। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है गारहार्ड इरास्मस, नामीबिया से। ये उपरोक्त ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर बात करें आपके लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है, आसिफ शेख को दिया गया, नेपाल के हैं। बाकी बीसीसीआई के जो 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड, ओडीआई बैट्समैन का श्रेयस अय्यर है, ओडीआई बैट्समैन में टॉप है बीसीसीआई के अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर, और ओडीआई बॉलर में है मोहम्मद सिराज। और बीसीसीआई का अवार्ड में टी20 बैट्समैन में सूर्य कुमार यादव, टी20 बॉलर में भुवनेश्वर कुमार, टेस्ट बैट्समैन में ऋषभ पंत, टी20 बैट्समैन में सूर्य कुमार यादव, ओडीआई बैट्समैन में श्रेयस अय्यर को अवार्ड मिला है बीसीसीआई का। तो टेस्ट बैट्समैन में ऋषभ पंत है, बॉलर में जसप्रीत बुमराह। अब आईपीएल का भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2022 का जो आईपीएल हुआ है, ऊपरी तौर पर देखें तो चैंपियन रहा है गुजरात टाइटन, उपविजेता रहा है राजस्थान रॉयल्स है।
मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड जोस बटलर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी, जिनके सर्वाधिक रन थे 863 और सबसे अधिक विकेट थे युजवेंद्र चहल के, ये भी आरआर के। अब भारतीय रेलवे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं। रेलवे की बात करें तो कर्नाटक का जो हुबली जंक्शन है रेलवे स्टेशन में, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली जंक्शन है, और इसकी लंबाई है 1505 मीटर। सेकेंड है गोरखपुर। भारत आकार के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है, जिसकी कुल लंबाई भारतीय रेलवे नेटवर्क टोटल कितने किलोमीटर है? 68,000 किलोमीटर है। 68,000 मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा, 68,000 है। अब रेलवे की बात आई और वंदे भारत से सवाल न पूछे हो ही नहीं सकता, टेंशन तो काफ़ी बार पूछा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 कहा जाता है। 15 फरवरी 2019 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब वंदे भारत की कितनी घोषणाएं, अब 2022 में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में 400 और वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। कितनी? 400 वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है। जो वंदे भारत ट्रेन में प्रमुख रूट है, 2 रूट का शुरुआत में नाम आया था। एक तो दिल्ली वाराणसी का रूट है जो कानपुर प्रयागराज से होता हुआ, एक दिल्ली से वैष्णो देवी रूट है, ठीक है, वैष्णो देवी कटरा जाता है जो, तो ये प्रमुख रूट है। अभी और भी संचालित हो रहे हैं, गांधीनगर मुंबई, ये सभी, चेन्नई मैसूर, नागपुर बिलासपुर। अब आपको पूछ लें, एक सवाल टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछे हुआ है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत है जो सेकंड मेट्रो है देश की, ये 2002 में हुई है, 24 दिसंबर 2002 को। तो प्रथम मेट्रो कौन सी भारत की? प्रथम है कोलकाता। कब? 1984 में, याद रखना सन भाई, कोलकाता का 1984। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 18 फरवरी 1905 को। रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारत में रेलवे बोर्ड की 1905 में स्थापना हो गई थी। भारतीय रेल का जनक है डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम रेलगाड़ी है 16 अप्रैल 1853 में। सन याद रखिएगा दोस्तों, 16 अप्रैल। एक याद रखना है किनके मध्य चली और कितने किलोमीटर चली। तो पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई थी मुंबई से ठाणे के मध्य। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान दूसरा। भारतीय रेल का शुभंकर है भोलू हाथी। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। रेल बजट को आम बजट से अलग, वेरी इंपॉर्टेंट, 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। और भारत का सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन भाई हावड़ा जंक्शन पे 23 प्लेटफॉर्म है। सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है हावड़ा जंक्शन, 23 प्लेटफॉर्म। भारत का पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन गोरखपुर। 1925 में प्रथम रेल बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। प्रथम रेल मंत्री अशरफ अली। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत का अंतिम अलग रेल बजट संसद में पेश किया था सुरेश प्रभु ने। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, आप कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, सिक्किम में नहीं है दोस्तों। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन है, मैंने कहा कोलकाता में 1984 में। भारत की 15 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है। ये सिटी है जहां पर मेट्रो ट्रेनें चल रही है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुड़गांव, मुंबई, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर, चेन्नई। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 को। पीएनआर जो जारी किया जाता है बुकिंग में, उसका मतलब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों 1825 में। वर्ल्ड में ये फर्स्ट है, 1825 में इंग्लैंड में चली थी। नेक्स्ट यहाँ पर गैस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। गैस के नियम में बॉयल का, चार्ल्स का, गैलुसाक का, अवोगाद्रो का, आदर्श गैस समीकरण, ये पांचों जान लेते हैं। अब बॉयल का नियम है, बॉयल का नियम में आपको स्थिर रखना है बॉयल को। जो आप बॉयल करते हो ना, क्या तापमान, बॉयल करने से क्या होता है? तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्थिर रखना है तापमान को। किसी गैस के तापमान और अणुओं की संख्या स्थिर होती है। जब तापमान आप स्थिर करेंगे तो फिर बात किसकी करेंगे? बात करेंगे आयतन की और बात करेंगे दाब की। तो तापमान स्थिर रखा तो उसका आयतन दाब की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गैस में यदि आप दाब बढ़ाएंगे पिस्टन से तो आयतन तो कम होना ही है भाई दोस्तों। तो यहाँ पर आप कहेंगे जो वॉल्यूम है वो 1/P हो जाएगा, यानी जो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन। शर्त क्या है कि आपका टेम्परेचर है वो फिक्स्ड रहना चाहिए। बॉयल का ताप यही कहता है, बॉयल चीज़ कर रहे हो वो फिक्स टेम्परेचर पर करो, फिर दाब और ताप देखो। अब चार्ल्स का नियम है। अब चार्ल्स के नियम में क्या किया इन्होंने? दाब को स्थिर कर दिया। इन्होंने क्या किया? प्रेशर है वो फिक्स कर दिया। अब टेम्परेचर और इन्होंने खेल किया है आयतन के मध्य। तो चार्ल्स में क्या हुआ? दाब को स्थिर किया और स्थिर द्रव्यमान के लिए गैस का जो आयतन है, गैस का वॉल्यूम है, और वो समानुपाती रहेगा तापमान के। तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, जब दाब कांस्टेंट हो। फिर गैलुसाक के नियम की बारी आती है। गैलुसाक भाई क्या कहते हैं? गैस के निश्चित आयतन और द्रव्यमान पर उस गैस का दाब सीधे तापमान के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा आयतन को फिक्स्ड कर दिया। गैलुसाक ने क्या किया?
गैलूसाक ने भाई, गैलू यानी गैलन, गैलन में आप क्या मेजर करते हो, किसी का वॉल्यूम ही तो करते हो, तो अब गैलन को फिक्स कर दो, आप आयतन को फिक्स कर दो। गैलूसाक ने आयतन को फिक्स कर दिया, फिर चीज़ देखी दाब और ताप की मध्य देखी, तो गैस का दाब सीधे तापमान के समानुपाती होता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर आपस में समानुपाती है, मतलब आप प्रेशर बढ़ाएंगे उस केस में उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बनाना बताना। बर्फ का, बर्फ पर क्या करते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, बर्फ पर जो आइस है उस पर यदि प्रेशर इंक्रीज करें तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि पता चले कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल भी। तो गैलुसाक ने क्या किया, गैलन को स्थिर कर दिया, आयतन को स्थिर कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि तापमान और दाब है वो समानुपाती है। अवगाद्रो की बात करूं, स्थिर तापमान और दबाव में, अब अवगाद्रो ने क्या किया, पूरा ही स्थिर कर दिया, ताप को भी स्थिर कर दिया, दाब को भी स्थिर कर दिया। फिर आयतन की बात हुई, तो गैसों के समान आयतन में, दो गैस आपके पास हैं जिसमें समान वॉल्यूम है, यदि समान वॉल्यूम है दो गैसों में ही, गैस अलग अलग हो भले ही, तो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, ये अवगाद्रो कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आर है गैस कांस्टेंट है, इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक है दोस्तों जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जूल पर केल्विन मोल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर बराबर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। टीसीएस कंपनी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गया जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स यानी आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक सवाल न पूछे गए हो। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक, अब आपको पूछ लें मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, अब इससे पहले बता चुका हूँ मौलिक अधिकार है, कल वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल में सारे आर्टिकल अपन ने कवर किए थे, आज मैं आर्टिकल नहीं करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहा हूँ। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 6 मौलिक अधिकार हैं, कल बात हो चुकी थी, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचार का मतलब जो उपरोक्त आपको मौलिक फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, यदि आपका कहीं पर भी उनका हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे, उस केस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी ये सभी उपरोक्त फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण दे रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 दे रहा है। अब ये जो संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में आप रिट जारी करके वहाँ पर रिट लगा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत आप रिट याचिका दायर कर सकते हो। और आपको पूछ ले हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत, तो हाई कोर्ट में आप 226 के तहत रिट, कितने प्रकार की रिट जारी करी जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 5 प्रकार की रिट। ये जो 5 प्रकार की रिट है इसमें क्या क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। हेबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, यदि आपको अरेस्ट कर दिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और ये सूचित किया जाएगा किस कारण आपको अरेस्ट किया है। हेबियस कॉर्पस उस समय रिट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत में, जेल में रखा गया है, तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर वहां पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया तो उस केस में आप हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो दायर कर सकते हो, ये आपका राइट है। अधिकार पृच्छा, क्यू वारंटो, इसकी बात करें अधिकार पृच्छा की, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका वो हकदार नहीं है, तब न्यायालय इसको जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट बात करूं निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन, जो स्टे ऑर्डर दिया जाता है वो प्रोहिबिशन के तहत दिया जाता है। प्रमादेश है, अब प्रमादेश दिया जाता है जो निम्न उससे निचले स्तर के कोर्ट हैं, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारों को आदेश देता है। अधिकारी ये उत्प्रेषण में दिया जाता है निचले स्तर की कोर्ट में। प्रमादेश में अधिकारी को आदेश देता है, सरकारी कर्मचारी उनको आदेश देता है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र के अधिकार में आता है, वो उसका न्यायालय का आदेश है। उत्प्रेषण है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब हाईकोर्ट को लगता है कि जो निचली अदालत है, ये जो ट्रिब्यूनल है, उसने निर्णय या आदेश पारित किया है जो उनकी शक्ति से परे हैं, उनके कार्य क्षेत्र में वो आ ही नहीं रहा था, उनकी शक्ति से परे उन्होंने निर्णय ले लिया, उस केस में उस निर्णय में कोई त्रुटि हो जाती है तो उत्प्रेषण है वो जारी कर देता है हाई कोर्ट। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो वाद हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का, केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती है वो दी जा सकती है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। यदि एग्जाम में सवाल आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, इनसे बार सवाल पक्का नहीं आएगा, तो ये पूरा ध्यान से पढ़ दो भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नई शिक्षा नीति आई 2020 में, और जो शिक्षा नीति है तो सवाल तो आने ही है। अब इस नीति में पहला ही सवाल पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया, मसौदा है, प्रारूप है, ड्राफ्ट किसने तैयार किया, या फिर जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन रहे। के कस्तूरीरंगन है। ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ था 2016 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है 2019 में। 2016 से पहले भी एक समिति का गठन किया गया था TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट सही नहीं थी तो वो रद्द करके के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, जो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, तो इनकी अध्यक्षता में 2016 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके ये अध्यक्ष रहे, और इन्होंने ये जो रिपोर्ट है अपनी दी थी 31 मई 2019 को। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये दोस्तों कब आई है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को। और इसके 5 पिलर है। 5 पिलर कौन से हैं उसमें, एक्सेस है, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 5 पिलर याद रखिएगा। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 प्रमुख, एक तो निपुण का नाम आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, एक FLN का नाम आता है। दोनों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, एक ये वाला ईयर सिस्टम का, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों याद हो गए, मतलब पूरी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तरीके से कवर है, इनसे बाहर नहीं है। तो यहाँ पर FLN से ही बात कर लेते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी। तो ये जो फाउंडेशनल लिटरेचर और न्यूमरेसी है कक्षा 3 तक पूछ लिया जाता है FLN के लिए। कक्षा 3 तक के सभी बच्चे साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने की मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। तो 3 तक आपको संख्या, आपको भाई गिनती नहीं आ रही तो फिर क्या आ रहा है, मतलब जितने भी साक्षरता एक तरीके से कंप्लीट हो रही है यहाँ पर 3 तक के बच्चों की, वो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेची और न्यूमरेसी है। यहाँ पर साक्षर हो रहे हो, लिटरेट हो रहे हो, और न्यूमरेसी है, संख्यात्मक ज्ञान हो रहा है। कक्षा 3 तक के बच्चे के सभी बच्चे साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल करेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN प्रोग्राम किसके तहत आता है, निपुण के तहत आता है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो जो प्रोग्राम है, सिस्टम है, ये 5+3+3+4 ईयर के बेस पर है। पहले 10+2 के बेस पर थी शिक्षा नीति, ठीक है। अभी ये 18 वर्ष तक हो गई है शिक्षा नीति, वो भी 3 से लेकर, पहले जो 6 से 14 थी ना, अभी 3 से 18 है। तो आप कहेंगे 3 से कौन एडमिशन ले रहा, भाई आंगनवाड़ी में एडमिशन ध्यान रखना जो लिया जाता है ना, किंडरगार्टन, आंगनवाड़ी आप जैसे बोलते हो, KG, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में लेते हैं एडमिशन। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 साल ये। फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 2 साल ये। तो आप कहेंगे प्रथम 5 साल कौन से, 5 वर्ष की शिक्षा है, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। 5 जो 5, 3, 3, 4 है ना, तो 5 है फाउंडेशन स्टेज, जो कि आयु वर्ग की बात करें, मैंने कहा 3 से 6 तक आंगनवाड़ी, और 1 और 2, तो 2 ये यानी 8, 3 से 8 वर्ष तक है फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद प्रीपैरेटरी स्टेज है, और फिर मिडिल स्टेज है, फिर सेकेंडरी स्टेज है। ये 4 स्टेज की बात आती है। तो चारों स्टेज आपके सामने हैं। प्रीपैरेटरी स्टेज में अब यहाँ पर कक्षा 1, 2 तो ऑलरेडी आपके फाउंडेशन में हो चुकी है। उसके बाद प्रीपैरेटरी में आपकी कक्षा 3 से स्टार्ट हो गई, 3 से लेकर 5 तक, मैंने कहा 5, 3, तो तीसरी, चौथी, 5वीं 3 वर्ष यहाँ से हो जाएंगी। और आयु कितना है, 8 वहाँ पर हो चुके थे, 3 से 6 तो आंगनवाड़ी थी, 2 और थे, पहली और दूसरी, 8 वर्ष। और उसके बाद यहाँ पर 8 से 3 वर्ष और हो जाएंगे, 11 वर्ष तक आपके प्रीपैरेटरी स्टेज है। फिर मिडिल स्टेज है 5, 3, 3, 4, तो मिडिल स्टेज में भी ये 3 वर्ष आ जाएंगे, जिसमें 6 से लेकर 8 तक कक्षा, 5 तक ये हो चुकी है, 6, 7, 8 है, 3 वर्ष की हो जाएगी। और एज है 11 से 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल आ ही जाता है। कक्षा 6 है कौशल विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स है, कोडिंग भी यहाँ पर एक इंक्लूड रहता है। कोडिंग जो की जाती है आपके कंप्यूटर में, तो कोडिंग और वोकेशनल डेवलपमेंट ये दोनों ही कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। वोकेशनल आपको पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुसार कौशल विकास वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स है, और कोडिंग है वो किस कक्षा से शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर 6, 8, 10, 12, आप कहेंगे भाई वोकेशनल तो 12 के बाद, 10 के बाद होगा, नहीं, ये हो जाता है 6 से। अब लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें कि शिक्षा आपकी 4 वर्ष की हो जाएगी, यानी 9, 10, 11, 12 कक्षा तक, 14 से 18 वर्ष तक है। अब अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि यहाँ पर
क्षेत्रीय भाषाएं हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो है ना आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा होगी। 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य वो 2030 तक रखा गया है। ये तो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अब जो लक्ष्य है ना शिक्षा वाला वही उसी की बात हो रही है। एक तो ईसीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की 2026-27 तक। तो आपको पूछा जाएगा FLN है जो फाउंडेशनल लिटरेची न्यूमरेसी, मैंने कहा ये कक्षा 3 तक है, ठीक है, कक्षा 3 तक। लेकिन जो लक्ष्य है कक्षा 3 तक सभी बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता पूरा हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, लक्ष्य 2026-27 तक इम्पोर्टेंट है। अब जो शिक्षक और प्रत्येक भाई 30 बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, इस शिक्षा नीति में बताया गया है। और यदि वंचित बच्चे हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उस स्कूल में उस विद्यालयों में 25 विद्यार्थी पर एक शिक्षक कम से कम जरूरी है। और 2030 तक है संपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 100% जो एनरोलमेंट रेशियो है वो प्राप्त करना। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आई और प्रक की बात नहीं आई, निपुण की बात न हुई, FLN की बात न हुई, तो क्या हुआ, तो प्रक याद रखना है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रक। तो प्रक के फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ये प्रक की फुल फॉर्म है। अब और यहाँ पर इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से 8 के लिए वर्ष में 10 दिन नो बैग डे होगा। कक्षा 6 के स्तर से कोडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु श्री शिक्षी डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट तैयार होगा। FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेची न्यूमरेसी है। एक यहाँ पर निपुण कार्यक्रम भी है शिक्षा नीति में, जिसकी शुरुआत कब हुई इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। निपुण का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है निपुण। और रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई 2021 को ये कार्यक्रम शुरू किया है। निपुण कार्यक्रम है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग याद रखना, 3 से 9 वर्ग के बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, अर्थात आधारभूत। निपुण का मतलब है आपको FLN फाउंडेशनल लिटरेची न्यूमरेसी हासिल करना 2026-27 तक, ठीक है। अब ये हो गई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान। अब देख लेते हैं प्रमुख 40 वैसे फ्लैगशिप योजनाएं हैं, 70 के आसपास इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिसका ऑलरेडी वीडियो पढ़ा हुआ है, डिटेल में सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट स्कीम्स टॉप ट्रेंडिंग जीके। बाकी यहाँ पर आपको मिलने वाली है 40 इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं हैं लेटेस्ट, जिस पर सवाल TCS पूछ रही है बार बार। इसको एक बार PDF में भी देख लेना, यहाँ पर भी देख लो भाई कौन सी है 40 प्रमुख फ्लैगशिप। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहली योजना, शुरुआत 1 मई 2016 यूपी के बलिया से हुई है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है LPG। CNG किसका प्रोडक्ट है, तो दोस्तों तो LPG है ना जो पेट्रोलियम का जो आसवन किया जाता है, ठीक है, आसवन शोधन के द्वारा प्राप्त होती है। और CNG है, अब जहाँ पर भी पेट्रोलियम डिपॉजिट आपको मिलता है उसके ऊपर एक गैस रहती है, वही CNG है। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है, पूरा पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, एक तरीके से आप कहेंगे कच्चा तेल। तो क्रूड ऑयल का जब आसवन करते हैं प्रभाजी आसवन, उस केस में वहाँ पर जो गैस मिलती है वो है LPG, और इसके ऊपर जो गैस रहती है वो है CNG, ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। LPG काफ़ी खतरनाक है, CNG इतना प्रेशर नहीं करती है। तो ये LPG कनेक्शन की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 है और इसमें 1600 रुपये की आर्थिक मदद की बात हुई थी, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 3 गाँवों में बुनियादी संस्थागत ढांचा विकसित करना, प्रत्येक सांसद को यहाँ पर आदर्श ग्राम बनाना था। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर याद रखना, जयप्रकाश नारायण जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014 को, जिसमें PM मोदी जी ने अपना पहला ही एक तरीके से आदर्श गांव के रूप में जयपुर ग्राम का चयन किया था जो वाराणसी क्षेत्र का था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रमुख लोन आ जाते हैं। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी 8 अप्रैल 2015 में शुरू हुई है। 3 लोन याद रखिएगा, शिशु किशोर तरुण, और इसमें क्या क्या लिमिट है यही पूछा जाता है और कुछ नहीं है। 3 लोन है। शिशु लोन में आपके 50,000 रुपये तक, किशोर लोन में 50 से 5 लाख है, तरुण में 5 से 10 लाख है। न्यूनतम ब्याज रेट इसमें 12% है। फिर डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। वैसे इस कार्यक्रम को 20 अगस्त 2014 को मंजूरी दे दी गई थी। पावर टू एम्पावर इसका मोटो हो जाएगा। और इसके उद्देश्य में जो 9 पिलर है, निम्नलिखित में से कौन सा पिलर नहीं है ये पूछ लिया जाता है डिजिटल योजना में। तो इसमें ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, यूनिवर्सल एसेस जो मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति,
सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को बल देना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचना, डिजिटल साक्षरता, ये ध्यान रखना, सभी इसके 9 प्रमुख पिलर के अंतर्गत आ जाते हैं डिजिटल योजना के। और ये अगला अपन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान है। मिशन का उद्देश्य 2022 तक देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाकर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई है। नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जनधन योजना, ध्यान रखना। 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट यहाँ पर खोल दिए गए थे। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत, और इसका लक्ष्य जब शुरुआत हुई थी तो 150वीं गांधी जी की वर्षगांठ कब मनाई गई, ध्यान रखना 2019 को 2 अक्टूबर को, ये पूछा जाता है सवाल। और फेज वाइज इसको क्रियान्वित किया गया था। मेक इन इंडिया की बात करें, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, यानी स्वदेश निर्मित। 25 सितंबर 2014 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसका उद्घाटन। लक्ष्य था उसमें 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16 से 25% करना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना, कोलकाता से पीएम मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को कोलकाता से जो शुरुआत हुई है, इसमें आयु वर्ग अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग है, ठीक है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में आप इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल करेंगे। यदि 40 वर्ष का भी इन्वेस्ट करते तो 60 वर्ष के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी पेंशन। आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 1000 से लेकर 5000 तक वेरी करेगी मासिक पेंशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुई है, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात है वो सबसे कम है, तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को ही है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है। और माधुरी दीक्षित को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किस मंत्रालय की पहल है? 2-3 मंत्रालय है, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण, मानव संसाधन, ये 3 मंत्रालय याद रखना। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अगली आपकी योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप है 5 अप्रैल 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इसमें लोन दिया जाएगा। SC ST पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को ये लोन मिल रहा है स्टैंड अप में। नेक्स्ट योजना है सुकन्या समृद्धि, इंपॉर्टेंट है, सुकन्या समृद्धि योजना है। शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी जी ने पानीपत से लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना है। पूछ लें सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? एक बचत योजना है, राष्ट्रीय लघु बचत योजना है। लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए योजना 22 जनवरी 2015 को मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है, सेविंग है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। इस योजना में किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र से कम 250 रुपये की जमा के साथ खोला जाएगा खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 18 साल की उम्र के बाद बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम यहाँ पर निकाली जा सकती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई है। किस मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय की पहल है। आयु सीमा याद रखना इसकी 18 से 50 वर्ष है। पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 1850 वर्ष है, 18 से 40 तक कन्फ्यूज किया जा सकता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना के जो सालाना प्रीमियम है वो 330 रुपये है। बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपये का यहाँ पर बीमा कवर मिल रहा है। 330 रुपये है, जीवन ज्योति बीमा योजना है। कलकत्ता से 9 मई 2015 को शुरुआत की गई है। 1850 वर्ष इसकी आयु सीमा है। एक धरोहर गोद लो योजना है। विश्व पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्यटन मंत्रालय की ये पहल है उसको लॉन्च किया था। वय वंदना योजना इंपॉर्टेंट है, 4 मई 2017 को लॉन्च की गई है वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। और ये योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना LIC की है, LIC के माध्यम से लागू की गई है। योजना के तहत 60 वर्ष से, अब वय वंदना है तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के द्वारा जो उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर 8% का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। 10 वर्षों के लिए ये इंटरेस्ट दिया जाएगा। और 60 वर्ष या इससे अधिक के सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पर वय वंदना है। 60 वर्ष प्लस वाले सीनियर सिटीजन हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक मुश्त यहाँ पर एक तरीके से एक व्यक्ति न्यूनतम 1.5 लाख और अधिकतम 15 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश कर सकता है। फिर 60 वर्ष से उसके बाद इनको मिल जाएगा प्रतिफल, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। 21 जुलाई 2017 को यहाँ पर अरुण जेटली ने इसकी औपचारिक लॉन्चिंग की।
नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, शुरुआत 1 जनवरी 2017, याद रखिएगा। और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को प्रथम जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की मदद, कितनी, 6,000 रुपये। इसके 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप है वो दी जाती है। तो 5 + 1,000 है। आवेदन करने की जो न्यूनतम एज है वो 19 वर्ष है। नेक्स्ट आपकी सौभाग्य है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, शुरुआत याद रखिएगा 25 सितंबर 2017 को, कहाँ से, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, सहज बिजली है, नाम से स्पष्ट है। देश में सभी अविद्युतीकृत लगभग 4 करोड़ परिवार के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। जो लक्ष्य ये किनको निःशुल्क देंगे, 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है उसमें जिन लोगों का नाम है उनको ये मुफ्त बिजली कनेक्शन। इस योजना पर 16,320 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है और बाकी यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हो गया। नेक्स्ट योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा। इसकी शुरुआत से 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत रांची झारखंड से हुई है और मिनिस्ट्री सभी को, जैसे ये आयुष्मान भारत योजना है तो हेल्थ मिनिस्ट्री की योजना हो जाएगी और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं यानी बीपीएल धारक हैं, कार्ड धारक, वो स्वास्थ्य बीमा इनको मुहैया कराया जाएगा। कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर 1300 बीमारी इसमें इंक्लूड की गई है और 5 लाख रुपए का यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा कवर आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कोलकाता से 8 मई 2015 को की गई है मोदी जी के द्वारा। ये साधारण दुर्घटना बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना। इसमें दुर्घटना से मृत्यु या फिर बिल्कुल अस्थायी अपंगता हो जाती है उस केस में 2 लाख रुपये और आंशिक डिसेबिलिटी अपंगता के केस में 1 लाख रुपए का यहाँ पर बीमा कवर दिया जा रहा है। सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष है। इसमें प्रीमियम भी रहता है, 12 रुपये था, अभी शायद इनको बढ़ाया भी गया है। मिशन इंद्रधनुष, तो इसका प्रीमियम याद रखिएगा अभी 2022 में 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत है स्वास्थ्य उस समय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा की गई थी। 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया और उद्देश्य था, इंद्रधनुष है तो टीकाकरण का उद्देश्य है। 7 प्रकार के टीके इसमें इंक्लूड थे। डीपीटी तो है ही है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, उसके बाद पोलियो और ये आपकी टीबी, तपेदिक और फिर खसरा, हेपेटाइटिस बी। ये 7 प्रकार के टीके पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, इसके बाद भी मिशन इंद्रधनुष में सघन मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2.0 इस टाइप से ये संचालित हो रहा है और इसका उद्देश्य है 2030 तक रोकथाम योग्य बाल मृत्यु को समाप्त करने का सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना भी है। 21वीं योजना अंत्योदय अन्न योजना है। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, 2.5 करोड़ निर्धनतम परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल प्रदान किया जाएगा। और कितना दिया जाएगा प्रति परिवार, निर्धनतम व्यक्ति शामिल, जिसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार दिया जाएगा। तो ये 35 किलोग्राम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारतमाला योजना है। ये किससे संबंधित हैं, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ये स्कीम 24 अक्टूबर 2017 को लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2022 तक 6.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 83,000 किलोमीटर सड़क विकसित करने का इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं योजना उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक, बहुत ही किफ़ायती फ़ी में आप उड़ सकते हो एक तरीके से। नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में और फिर 27 अप्रैल 2017 को शिमला में इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया। जो विमान है, एरोप्लेन है, वो सभी आदमियों के लिए सुलभ बनाने के लिए कम कीमत पर हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। 25 रुपये प्रति टिकट रहेगा अधिकतम किराया, ये इस योजना के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये सभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वाली योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत पीयूष गोयल के द्वारा 1 फरवरी 2019 के बजट में की गई थी। 15 फरवरी 2019 की शुरुआत आप मान सकते हो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये। इसमें 2 चीज़ें याद रखना, एक तो ये 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय, मासिक आय है 15,000 रुपये से कम है जिनकी, वो एक तरीके से लाभ प्राप्त कर सकता है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और जो असंगठित क्षेत्र के कामगार है, जिसमें आपके ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी सभी आ जाते हैं, जिनकी जो इनकम है 15,000 रुपये से प्रति माह इससे कम है, वो सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है,
वो इस योजना के पात्र हैं। इसमें लाभार्थी को क्या मिलता है, तो 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की पेंशन, ध्यान रखना 3,000 रुपये की पेंशन है, वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। 18 साल की आयु के श्रमयोगी को प्रति माह 55 रुपये की धनराशि का प्रीमियम। अब कितना आपको डिपॉजिट कराना है, जैसे ही 18 से मैंने कहा 40 वर्ष की एज तक आप इसमें डिपॉजिट करते रहेंगी, तो 18 से 40 वर्ष के बाद 60 वर्ष तक आप डिपॉजिट करते हो तो 55 रुपये, यदि आप 18 वर्ष से स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 55 रुपये, और अधिकतम यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम है आपको। 40 साल की आयु वाले को 200, अब जिनकी 40 साल की आयु हो गई तो उनको 200 रुपये का प्रीमियम दिया जाना है, तो 200 और 55 का याद रखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 2019 में घोषणा की गई थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है। अब इस योजना में देश के सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है, उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता, अब 6,000 रुपये आर्थिक सहायता, पहले 2 हेक्टेयर की शर्त थी, अब इसे भी समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन है, 3,000 रुपये की पेंशन है, 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई। 1 जून 2020 को जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं उनको छोटी राशि का लोन उपलब्ध किया जाएगा, बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। आरोग्य सेतु अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया, कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर विवाद से विश्वास योजना, निर्मला सीतारमण के द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2020 में टैक्स मामलों को निपटान की व्यवस्था की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को इसकी लॉन्च किया गया था। पीएम वाणी योजना, पीएम वाणी का मतलब है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस, 9 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई। जितने भी पब्लिक पैलेस हैं वहाँ पर वाईफाई की सुविधा इसके तहत दी जाएगी, पीएम वाणी यानी वाईफाई। कुसुम योजना, पूछा जाता है कुसुम योजना जो सोलर वाली योजना है ना, किससे संबंधित है, तो कुसुम योजना है 2018-19 में शुरुआत की गई है। इसके जरिए किसान अपनी ज़मीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। सोलर पंप के द्वारा खेतों की सिंचाई से संबंधित एक कुसुम योजना है, सोलर पंप वाली। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर की थी। और ये योजना का मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिक को उनका अधिकार देना। भाई आप उस घर के मालिक हो, आपको वहाँ पर एक तरीके से रिकॉर्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को शुरुआत की गई थी। 6 राज्यों और 116 जिलों में 125 दिन तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, 1 जुलाई 2015 को इसकी घोषणा हुई थी। और इसके तहत जितनी भी जेनेरिक दवाई हैं वो जेनेरिक दवाइयों के दाम पर हैं, वो गुणवत्ता वाली ये जो जेनेरिक दवाई है उनके दाम कम किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2005 की योजना है। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ था नरेगा का, और 2006 को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसकी शुभारंभ हुआ था 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हुई है नरेगा, 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में। और इसके आगे मनरेगा महात्मा गांधी ऐड हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को, 1 अप्रैल 2008 को भारत में, 2 फरवरी 2006 को इसकी वैसे शुरुआत हुई है अनंतपुर से, और एक्ट है 2005 का। 2009 में 2 अक्टूबर को इसके आगे महात्मा गांधी नाम ऐड हुआ। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, यूनियन बजट 2019-20 में निर्मला सीतारमण ने कर्मयोगी मानधन योजना 5 जुलाई 2019 को लॉन्च। छोटे दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उन्हें प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लाभार्थी का आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो कर्मयोगी मानधन योजना है, ये जीएसटी वाले टर्नओवर जिनका 2.5 करोड़ तक है, उन्हें 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के दौरान मार्च 2020 को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को उस समय और उसके बाद भी ये जारी थी, प्रति परिवार हैं 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा यहाँ पर हुई थी, और 5 किलो अनाज की बात हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना 22 जनवरी 2019 को है। और बाकी आपके लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट है, शुरुआत 2003 को हुई है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और ये योजना है, इसके तहत पिछड़े राज्यों में चिकित्सकीय शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को हुई थी।
इसमें 30,000 के स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया था। 75-25 का रेशियो था केंद्र और राज्य का। अब नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य। उसके बाद देखेंगे प्रमुख जो माइंस है वो कौन सी माइंस है, कौन सी खनिज हेतु है, किस राज्य में है। अब जैसे आपको पूछ ले तांबा कॉपर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, तो आप कहेंगे कॉपर में तो है एमपी मध्य प्रदेश। बॉक्साइट क्रोमाइट लो एस्क ज़्यादातर में उड़ीसा बहुत में आ जाता है। बॉक्साइट का उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा, लो एस्क उड़ीसा। कोयला में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। हीरा में आप कहेंगे मध्य प्रदेश है। गोल्ड में कर्नाटक है, सबसे अधिक सोना कर्नाटक में। जिप्सम और चांदी है राजस्थान में। टिन छत्तीसगढ़, टिन का याद रखना छत्तीसगढ़। यूरेनियम और अभ्रक है, अभ्रक उत्पादन माइका है, यूरेनियम है, ये आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, यूरेनियम और अभ्रक में आंध्र प्रदेश है। टिन, टिन जो एसएन है वो छत्तीसगढ़। जिप्सम और सिल्वर में राजस्थान। गोल्ड में कर्नाटक। डायमंड में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट थोरियम में केरला है। पेट्रोलियम में महाराष्ट्र है। अगला अपन देख लेते हैं प्रमुख खाने और संबंधित राज्य। जैसे आपको पूछ लें जो खेतड़ी है, खेतड़ी में किसकी खान है, किस खान का ये खदान है, माइंस है खेतड़ी में, तो तांबा की है, कॉपर की है। खोदरीबा अलवर में तांबा की कॉपर की है। खेतड़ी जो राजस्थान झुंझुनू में है, ठीक है, झुंझुनू खोदरीबा अलवर राजस्थान, यहाँ पर कॉपर की खाने हैं। कोलार माइंस, कोलार माइंस काफ़ी बार पूछा जाता है, गोल्ड की माइन है। कोलार है गोल्ड की, कहाँ पर, कर्नाटक है। श्री काकुलम माइंस है, ये मैंगनीज की है, आंध्र प्रदेश में है। काकुलम, श्री काकुलम आंध्र प्रदेश में मैंगनीज की है। तो अंकल से काकू से आप क्या मंगाएंगे, मैंगनीज आंध्र प्रदेश। काला हांडी और बोनाई आपको पूछ ले, काला हांडी और बोनाई किसकी खदानें हैं, तो ये भी मैंगनीज की है। काला हांडी है और बोनाई है, ये उड़ीसा में है। तो हांडी के अंदर पनीर बना हुआ आप, ठीक है, तो महंगा ही होगा वो, तो पनीर हांडी के अंदर बनेगा। तो हांडी बोनाई बनाई, ये महंगा होगा तो मैंगनीज है। तो काला हांडी और बोनाई है, यहाँ पर मैंगनीज की खदानें हैं। है कहाँ पर, ये उड़ीसा में। बालाघाट भी मैंगनीज की है लेकिन है मध्य प्रदेश में। बालाघाट है, ये भी बालाघाट मैंगनीज मध्य प्रदेश है। रानीगंज, रानीगंज में किसकी खान है, तो कोयला की है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है। सतना और पन्ना में ये हीरा की खदानें हैं। सतना और पन्ना में हीरा की है, मध्य प्रदेश में, सभी को पता होगा, डायमंड हीरा पन्ना में। झरिया, झरिया में किसकी है, कोयला की, झरिया झारखंड। नेक्स्ट बात करें बगजाता, झारखंड, यूरेनियम की खदान है बगजाता, यूरेनियम की है। कहाँ पर बगजाता, झारखंड में, ठीक है, बगजाता यूरेनियम, यूरिन तो जाता ही है ना, और झार यूरेनियम। कुर्नूल जिला, कुर्नूल जिला में हीरा की खान है, आंध्र प्रदेश से। हजारीबाग में इंपॉर्टेंट है, माइका अभ्रक की है, झारखंड। हजारीबाग झारखंड, अभ्रक की है। जादूगोड़ा बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान है, ये झारखंड में है। हाडस्क जो खासी हिल्स है, हाडस्क मेघालय में यूरेनियम की खदान है, हाडस्क में। तुमलापली, तुमलापली आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की है। तुमलापली यूरेनियम, तुमलापली यूरेनियम आंध्रा में। कोझिकोड, कोझिकोड केरला में है और मैग्नेटाइट लोहा की खदानें हैं। स्लेम तमिलनाडु में भी लोहा की है। सिंहभूम में भी किसकी है, आयरन की है, लोहा की है। नोवामुंडी सिंहभूम कहाँ पर, झारखंड में। भंडारा कहाँ पर है भाई, भंडारा महाराष्ट्र में, भंडार है लोहे का, ठीक है, भंडार महाराष्ट्र में। कुंद्रेमुख कर्नाटक में मैग्नेटाइट लोहा है। कुंद्रेमुख में क्या है, कर्नाटक, कुंद्रा कर्नाटक और मैग्नेटाइट लोहा है। दामोदर श्रेणी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर भी लोहा। सुंदर पहाड़ी, सुंदर लोहा है कर्नाटक में। और गोरुमा हिसानी बादाम पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, गोरुमा हिसानी उड़ीसा में है। यहाँ पर भी लोहे की खदानें हैं, बादाम है लेकिन है लोहा यहाँ पर। प्लानी, जवादी, शेवराय पहाड़ियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु की। प्लानी, जवादी और शेवराय पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ तमिलनाडु की जहाँ पर बॉक्साइट है। क्या है, प्लानी, जवादी, शेवराय में बॉक्साइट है। बेलाडीला में लोहा है, बेलाडीला में लोहा है छत्तीसगढ़ में। पंचपतमाली पहाड़ी, कोरापुट ओडिशा में बॉक्साइट है यहाँ पर। अमरकंटक मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट है, ध्यान रखना। पलामू, लोहरदगा, ये जो माइंस है ये झारखंड में है और इसमें यहाँ पर भी बॉक्साइट है। रामगंगा सोना है भाई, राम है तो वहाँ पर सोना ही है, उत्तर प्रदेश में राम का। रामगिरी, यहाँ पर भी गोल्ड है लेकिन रामगिरी है तो आंध्र प्रदेश में। हट्टी, हट्टी भाई हट जाओ, सोना है, गोल्ड लेने दीजिएगा, नहीं तो क्या कर देगा भाई, कर्नाटक में ये। हट जाओ, कर्नाटक सोना की है। पाचेखानी, पाचेखानी, भोटांग, रंगपो, ये सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में।
और नेक्स्ट है मुसाबनी झारखंड में और मला जखाड़ मध्य प्रदेश में, ये सभी कॉपर की। अब नेक्स्ट आपके सामने फंक्शनल ग्रुप है, केमिस्ट्री का क्रियात्मक समूह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब क्रियात्मक समूह में आपको पूछ ले, जैसे कीटोन का समूह पूछ ले तो आप कहेंगे कीटोन में ये रहता है, इसका फंक्शनल ग्रुप वैसे C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर आपके एल्किल ग्रुप कोई भी जुड़ जाएगा, ये कीटोन का। इसी प्रकार ये एल्कोहल का है OH है, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा ROH है। एल्डिहाइड का है तो CH हो जाएगा एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का आपके। और हैलाइड है, हैलाइड में भी आपके एसाइल हैलाइड पूछ लें, एसाइल हैलाइड की ये है RC डबल बॉन्ड O। X यहाँ पर ऐड हो जाए, क्योंकि मैंने कीटोन का बताया दोनों साइड R था, लेकिन X का मतलब हेलोजन ऐड हो जाए तो वो एसाइल हैलाइड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलेट है RCOO। ईस्टर और ईथर भी याद रखना है। अब एस्टर का क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है, ये आपके एस्टर का। ईथर है ROR है, सिर्फ डायरेक्टली ROR है ईथर का। एमाइड का है, एमाइड का आपके RC डबल बॉन्ड O NR है, यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप N से जुड़ रहा है। और फिर साइनाइट है, साइनाइट में आपके ROCN है, और आइसोसाइनाइट है RNCU। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बता दूँ आपको, जो क्रम से पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले कौन सा साम्राज्य आया था, वंश आया था, मौर्य राजवंश सबसे पहले मौर्य आया, उसके बाद वो गुप्त हो गया तो दिल्ली में चला गया, तो मौर्य राजवंश, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल आए थे। अब मौर्य एम्पायर 322 की बात हो रही है, गुप्त वंश है वो 3rd सेंचुरी से 550 ईस्वी तक, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 है, मुगल काल 1526 से 1857 तक। भाई TCS प्रत्येक शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछ रही है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इनके जो 5 वंश हुए हैं, पहला वंश कौन सा, गुलाम वंश। इसकी ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है भाई, गुल खिले तो सोलो, गुल खिले तो सोलो, गुल खिले तो सोलो। मतलब क्या हुआ, गुल का मतलब है गुलाम, खिले यानी खिलजी, तो यानी तुगलक, सो यानी सैयद, और लो यानी लोधी। तो ये प्रमुख क्रम से याद रखिएगा। और इनके जो शासक हुए हैं, इनका शासनकाल कब तक रहा है और इसमें क्या क्या शासनकाल में हुआ है, ये सभी आपको देखना है। जैसे गुलाम वंश, मामुलक डायनेस्टी आप बोलते हो, 1206 से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो और गुलाम वंश में 2 शासक हुए 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे प्रथम शासक है दिल्ली सल्तनत के, 1206 से 1210 तक की रहे। और फिर 1287 से 1290 तक लास्ट में कौन थे, मुहिदुद्दीन कैकाबाद। तो लास्ट और फर्स्ट का जरूर याद रखना। खिलजी डायनेस्टी की बात करें 1290 से 1320 तक है, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक है। और इसमें 1290 से 1296 थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहले थे, उसके बाद थे अलाउद्दीन खिलजी थे, फिर यहाँ पर शहबाद शिहाबुद्दीन उमर थे, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक। ये है खिलजी डायनेस्टी। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, जो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी आपने देखा 1296 से लेकर 1316 तक शासनकाल रहा है। तो इनकी खिलजी डायनेस्टी के मिलिट्री जनरल की क्या किया, जैसे एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे जिन्होंने कई बार दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। दक्कन पर विजय प्राप्त की थी वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम है मलिक काफूर थे। इसी प्रकार 4 प्रमुख सेनापति का नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी में जिन्होंने अलग अलग जगह विजय हासिल की। जैसे मलिक काफूर दक्षिण भारत से विजय की, और एक है उलूग खान, उलूग खान ने की गुजरात विजय में योगदान। जाफर खान ने रणथंभौर राजस्थान युद्ध में योगदान, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री जनरल थे। नुसरत खान दक्षिण भारत वारंगल साम्राज्य के, यहाँ पर इन्होंने योगदान दिया है। फर्स्ट जनरल कौन थे, मलिक काफूर थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डायनेस्टी है तो तुगलक डायनेस्टी है 1320 से 1414। इसमें आपका प्रथम तुगलक डायनेस्टी के शासक कौन थे, तो वो थे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक थे, उसके बाद मोहम्मद इबन तुगलक थे, फिर फिरोज शाह तुगलक थे, और फिर यहाँ पर नुसरत शाह लास्ट में आ गए थे जो तुगलक शाह थे। और नेक्स्ट यहाँ पर डायनेस्टी है शेर डायनेस्टी, 1414 से 51 तक रही है। खिजर खान शेर इनके प्रथम थे, और लास्ट थे अलाउद्दीन शाह। और अंतिम जो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का था 1451 से 1526 तक, पहले बीच में और लास्ट में। लोधी का जरूर यहाँ पर प्रथम शासक पूछा जाता है, बहलोल लोधी थे, 51 से 1489 तक रहे। उसके बाद 1517 तक सिकंदर लोधी, फिर 1526 तक इब्राहिम लोधी लास्ट में।
अब नेक्स्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनगणना 2011। जनगणना में ये जो टॉपिक है ना, इन्हीं से सवाल आते हैं। साक्षरता, लिंगानुपात, प्रजनन दर, शिशु जन्म दर, मृत्यु दर, भाषा जनगणना, SC ST OBC जनगणना, धर्म आधार पर जनगणना। TCS ने इनसे बार कभी नहीं पूछा है, और इन्हीं पर ही जो पूछा जा रहा है TCS कंपनी के द्वारा, वो सारे फैक्ट यहाँ पर आपको इंक्लूड किया जा रहा है। तो एफर्ट के लिए लाइक कर देना। अब भाषा जनगणना की बात करें, भारत में 19,569 भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती। कितनी? 19,559। 2011 जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, कोई दो राय नहीं है। हिंदी के बाद बंगाली है, फिर मराठी, तेलुगु, ये क्रम पता होना चाहिए। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या का परसेंटेज अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे 43.63% है जो हिंदी को एज ए मदर टंग के रूप में बोलते हैं, मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, वो 43.63% है। और 2011 में ये हिंदी की मातृभाषा वाले 41 थे, बढ़ गए, हो गए 43.63 है। सबसे अधिक 43.63% हिंदी बोलते हैं। उसके बाद मातृभाषा की बात करें तो बंगाली बोली जाती है, 8.03% बंगाली। फिर तीसरे स्थान पर मराठी है, 6.86% मराठी। चौथे स्थान पर तेलुगु, पांचवें पर तमिल, छठे पर गुजराती, सातवें पर उर्दू है। और 8वें अनुसूची में जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं ना, उसमें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, लगभग 25,000 के आसपास पूरे भारत में बोलते हैं, वो संस्कृत भाषा है, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा। सबसे अधिक हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, ये क्रम ध्यान रखो। हिंदी, बंगाली, मराठी 3, उसके बाद तेलुगु है, तमिल है, गुजराती, भाई नेक्स्ट उर्दू है। गैर अनुसूचित, अब शेड्यूल लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची में है, और गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक भीली भाषा बोली जाती है, 1 करोड़ है भाई। संस्कृत भी अनुसूचित भाषाओं में है, लेकिन उसकी संख्या 25,000 के आसपास है। जो भीली है वो 1 करोड़ लोग बोलते हैं, जो सबसे अधिक नॉन शेड्यूल लैंग्वेज में बोली जाती है। अब जो पिछली जनगणना की तुलना में अनुसूचित भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या घटी है, तो घटी 2011 में जो जनगणना हुई है 2001 की तुलना में, उर्दू और कोंकणी बोलने वाले लोगों की संख्या घट गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, TCS ने यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। पिछली जनगणना की तुलना में उर्दू और कोंकणी ऐसी 2 भाषाएं हैं जिनकी बोलने वालों की संख्या घटी है। अब यहाँ पर ये पूरी टेबल है भाषा जनगणना की। सबसे अधिक हिंदी 43.63 है, कितने करोड़ बोलते हैं ये भी है। बंगाली है, उसके बाद फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, मलयालम, पंजाबी, असमी, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संस्कृत। संस्कृत से पहले जस्ट बोडो है, और बोडो में बोलने वालों की संख्या लाखों में 14 लाख है, और संस्कृत 24,821 है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, जनगणना तो हो गई, अब देख लेते हैं लिटरेची। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता, जैसे महिला साक्षरता है, आपको पूछ ले कितनी है। साक्षरता सभी को पता है 74, लेकिन महिला कितनी है ये पूछ ले अलग से, तो आप कहेंगे 65% है वो महिला लगभग, और पुरुष है 82%। ठीक है, ये 65 और 82 याद रखो, काम हो जाएगा। 65% महिला, 82% पुरुष है। और सबसे अधिक हाईएस्ट लिटरेची है वो किस राज्य की है, तो 94% है केरल की, सबसे कम बिहार की है 63 है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात जो कि सबसे अधिक रहा है, 1084 है केरल का फीमेल सेक्स रेशियो, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, और 2001 में कितना था, 933 था। अब आपको पूछ ले हाईएस्ट, तो भाई केरला का लिंगानुपात सभी को पता है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट किसका है? सेकंड हाईएस्ट है पुदुचेरी का, 1037 है। या फिर आपको पूछ ले हाईएस्ट लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का, तो आप कहेंगे पुदुचेरी का है। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? हरियाणा का, कितना है? 879 है। सबसे कम लिंगानुपात ओवरऑल राज्य, स्टेट, सब कुछ। या फिर अलग से आपको यूटी का पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले, सबसे कम दमन दीव का 618, याद रखिएगा। बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात 919 है। ठीक है, 919 है बाल लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? प्रजनन दर का मतलब क्या हुआ, यानी एक महिला का संपूर्ण जो प्रजनन काल है उसमें जितने बच्चे पैदा होते हैं उसे ही उस स्त्री की कुल प्रजनन दर कहा जाता है। जैसे कि भारत की औसतन है एक महिला के 2.4 बच्चों के आसपास जन्म दे देती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.4 है। और भारत सरकार का लक्ष्य यहाँ पर 2 तक लाने का था, और यहाँ पर मिला भी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो 5वां सर्वेक्षण हुआ, इसके मुताबिक देश का जो TFR निकल के आ गया वो 2 हो गया। कितना? 2। भारत में सबसे कम कुल प्रजनन दर जैन धर्म में है, सबसे कम जैन धर्म में फर्टिलिटी रेट है, सबसे कम है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भारत में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर बिहार की सबसे अधिक है, और सबसे कम सिक्किम की है, ये भी याद रखना है।
वर्तमान में 5 ऐसे राज्य जहाँ प्रजनन दर है राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जैसे बिहार की, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर भाई राष्ट्रीय औसत से 2 से अधिक है। और देश की बात करें, दक्षिण कोरिया में 1 से भी कम प्रजनन दर है, जो कि सबसे लो है। अब अगला आपके सामने है, नवजात मृत्यु दर कितनी है? 20 है। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या कितना फीसदी है? एसटी है 8.6 एसटी है, और एससी कितने? 16.6। 8 दूनी 16, 0.6 दोनों में है। और इनका यदि जनसंख्या में पूछ रहे, 10 करोड़ आपके एसटी है और 20 करोड़ है वो एससी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, क्योंकि भीली इसलिए भाषा ही सबसे अधिक है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय भी भील है सबसे अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में एससी की जनसंख्या 0 है। टीसीएस ने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, सबसे कम एससी जनसंख्या या फिर 0 एससी की जनसंख्या कहाँ पर है? नागालैंड में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है लगभग, यहाँ पर भी बहुत कम। सबसे अधिक एससी आपको पूछ लें तो सबसे अधिक एससी है कहने को तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे अधिक एससी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति है वो दोस्तों पंजाब की है परसेंटेज वाइज। जैसे कि एक राज्य में 100 जने हैं और 100 में सब यदि परसेंटेज वाइज देखें 80 ज़्यादा किस में है, यानी मैक्सिमम परसेंटेज जहाँ पर कवर हो रहे हैं 80 वो है पंजाब में। बाकी संख्या के केस में है वो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, परसेंटेज के केस में पंजाब टॉप पर है 80 में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य या फिर यूटी है, वे दोनों ही मिजोरम। अब एससी की मैंने कहा पंजाब परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन एसटी में कौन सा है? मिजोरम है, 94.4% एसटी है। लक्षद्वीप में 94.8%, तो एसटी में मिजोरम यहाँ पर टॉप है शेड्यूल्ड जो जनजाति के केस में। और बाकी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी का न्यूनतम अनुपात है। भाई उत्तर प्रदेश में एसटी बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजाति आबादी। अब एमपी में सबसे अधिक जनजाति है, और जनजाति परसेंटेज के केस में है वो मिजोरम में है, लेकिन संख्या के केस में वो एमपी है। दोनों ही अलग अलग फैक्ट है। धर्म आधारित जनगणना की बात करें तो धर्म आधारित जनगणना में हिंदू सबसे अधिक है। तो ये जनगणना 2015 में डाटा आया था, 11 की जनगणना धर्म आधार पर 15 पे आया। हिंदुओं की कुल जनसंख्या है 96 करोड़। 121 करोड़ जो जनसंख्या थी ना, उसमें 96 करोड़ 63 लाख हिंदू जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या का 79.8% ये डाटा याद रखिएगा, लगभग 80% के आसपास हिंदू है। और हिंदू जनसंख्या दशक की वृद्धि की बात करें 2001 से 2011 में कितनी बढ़ी है? 16.8% बढ़ गई है। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे मुस्लिम जनसंख्या, तो मुस्लिम है हिंदू लगभग 80, मुस्लिम 14.2% है, और पिछले जनसंख्या से 24.6% है। ये मुस्लिम जनसंख्या बड़ी है यहाँ पर। ईसाइयों की कुल जनसंख्या पूछ रहे तो आप कहेंगे 2.3% ईसाई है। ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ना पूछ के आपको ईसाई सिख बहुत ये पूछा जाता है थोड़ा अंदर से। ईसाइयों की जनसंख्या 2.3 है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी को पता है फर्स्ट स्थान पर हिंदू है, सेकेंड मुस्लिम है। आपको थर्ड पूछा जाता है कि थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कौन से धर्म की है, तो थर्ड आप कहेंगे ईसाई है। ईसाई क्रिश्चियन ईसाई थर्ड है, 2 करोड़ 78 लाख है, 2.3% है कुल पॉपुलेशन की। और उसके बाद सिख जनसंख्या है 2 करोड़ 8 लाख है। ईसाई के बाद सिख है 1.7%। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध है 0.84 करोड़ है, 0.7%। और अगला आपके सामने जैन है, तो जैन यहाँ पर एक तरीके से सबसे कम निकल के आ रहे हैं, 0.4% है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले राज्य, हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, दादर नगर हवेली उसके बाद, तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हिंदू। अब अंतिम अपन देख लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है, कौशल की है श्रावस्ती, अंग की है चंपा, ये क्यों टिक हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर चेदी की है शक्तिमती, वश की है कौशाम्बी, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की है आइस्त्र, मत्स्य की है विराटनगर, सुरसैन की मथुरा, अश्मक की है पैठान, अवंती की उज्जैन, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक, वज्जी वैशाली पूछा जाता है, मल कुशीनगर पूछा जाता है, मगध गिरिव्रज पूछा जाता है, और वर्ष कौशाम्बी ये और कौन सा है, मत्स्य विराटनगर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन जो कंटेंट आपको मिला है एकदम क्रिस्टल आपकी नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से सवाल पूछे गए, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं से बार बार रिपीट होते हैं, आपके वही टॉपिक से टच किए जाते हैं। तो कल भी 1 घंटे का वीडियो है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हुए थे, आज भी हुए। तो यहाँ से कल वाले वीडियो से 3 से 4 सवाल मिलने की संभावना है कि टीसीएस के किसी भी एग्जाम में, स्पेशल सीजीएल जो अभी एग्जाम चल रहा है इसमें से आज वाले में भी आपके 2 से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल मिल सकते हैं।
लगभग अच्छा आपका लक रहा तो यहाँ से आपको अच्छे खासे सवाल मिल सकते हैं। और बाकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जनगणना यहाँ पर आपकी कवर हो गया, योजना कवर हो गई है और काफ़ी हद तक आपके संविधान के इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हुए जहाँ से टीचर्स बार बार रिपीट कर रही है। वैज्ञानिक खोज कवर हुई है। तो 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर भी कवर हुए, कल भी कवर हुए थे। इसी प्रकार वैसे टोटल स्टैटिक जीके के भी ऑलरेडी 40+ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं स्टैटिक जीके से। और यहाँ से टीचर्स ने जो सवाल पूछे हैं ना वो स्टैटिक जीके से ही। अब वैज्ञानिक खोज से पूछा जा रहा, भाई स्टैटिक नहीं है तो क्या है, विज्ञान की प्रमुख खोज कब हुई है, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर आप फोकस करते हो तो आप इजीली एसएससी एग्जाम कोई भी निकाल सकते हो। विशेषकर आने वाले एमटीएस एग्जाम में ये ध्यान रखना। मैं कोशिश करूँगा जितने भी इम्पोर्टेंट आपके स्टैटिक जीके हैं उनका एकदम पूरे फैक्ट ये जो इस प्रकार मिल रहे हैं, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे अपन जो प्रीवियस एग्जाम में हो चुके हैं। जितने हो सकेंगे वो टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से सवाल रिपीट होते हैं, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट को बेनिफिट हो आने वाले एसएससी एग्जाम्स में। तो चैनल से जुड़ जाना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से ज्वाइन कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हुए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।